नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अदम्य एकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं महेश सरेल और आज हम लोग जो है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनमें ये लास्ट चैप्टर है और इसके बाद में हमारी ह्यूमन फिजियो वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। तो ये यहाँ तक जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए हैं, कल हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ा था, वहां तक जितने भी लेक्चर हैं वो हमारे सब क्लास 11 की एनसीईआरटी में थे। लेकिन अब आज वाला जो भी हमारा लेक्चर होगा वो क्लास 12 की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। तो आज आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी लेकर आना है और उसको साथ साथ में पढ़ना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पार्ट 8 है आज और इस पार्ट 8 में हम देखने चलते हैं। तो चलो आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर शुरू होगा, जिसके ऊपर आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे। ये वाला चैप्टर है चैप्टर 2, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो क्लास 12 की एनसीईआरटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अब इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम शुरू करते हैं। तो आइए इधर आइए। एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सर जी, विविपेरस का मतलब क्या होता है? विविपेरस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट किसी प्रोजेनी को जन्म देते हैं, और ओविपेरस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले एग देते हैं और उस एग से किसी प्रोजेनी का प्रोडक्शन होता है। तो जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग ओविपेरस कहेंगे और जो डायरेक्ट प्रोजेनी देते हैं उनको विविपेरस कहेंगे। एक होते हैं एसेक्सुअल और एक होते हैं सेक्सुअल। तो ह्यूमंस क्या है? सेक्सुअल है और विविपेरस है। ये दो पॉइंट याद रखना। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब ह्यूमन के अंदर कई सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं जिसको अपन सीरियल वाइज पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। पहला इवेंट होता है गैमेट का फॉर्मेशन होना। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होने लगता है जब प्यूबर्टी आती है तब। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। जैसे कि मेल्स के अंदर कौन सा गैमेट होता है? स्पर्म्स होता है। और फीमेल के अंदर कौन होता है? ओवम होता है। तो मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अब दूसरा इवेंट क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब जो स्पर्म है उसका फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंसेमिनेशन कहेंगे। तो नंबर 1 प्रोसेस कौन सा है? गैमेटोजेनेसिस। नंबर 2 प्रोसेस कौन सा है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जो फीमेल का जेनाइटल ट्रैक है उसके अंदर स्पर्म क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद में थर्ड वाला प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब देखिए, इधर से मेल से क्या आया? स्पर्म आया, और इधर फीमेल से क्या आया? ओवम आया, और अब इन दोनों का आपस में क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। और इस फ्यूजन वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो तीसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? तीसरा प्रोसेस हो जाएगा हमारे फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में है लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फोर्थ प्रोसेस क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद में सबसे पहले तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। उसके बाद में अब ये जाइगोट क्या करेगा? अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। इसका यूटेराइन वॉल के साथ में क्या हो जाएगा? अटैचमेंट हो जाएगा, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन कहेंगे। तो यूटेराइन वॉल के साथ में जाइगोट का क्या हो जाएगा? अटैचमेंट होगा, उसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में 6 नंबर का प्रोसेस होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। मतलब अब यूटेरस के अंदर, जो फीमेल का यूटेरस है उसके अंदर फीटस का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाले पीरियड को हम क्या कहेंगे? जेस्टेशन कहेंगे, जिसको जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। और ये ह्यूमंस के अंदर कितना होता है? तो ह्यूमंस के अंदर जो जेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ्स का होता है। कितना होता है? 9 मंथ्स का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 9 महीने तक ह्यूमंस के अंदर, मतलब फीमेल्स के अंदर किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद में 7th वाला ये है कि डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब बेबी क्या है? एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलप हो जाएगा, 9 महीने समथिंग लगते हैं। 3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर और तीसरा ट्राइमेस्टर। तीसरा ट्राइमेस्टर जब पूरा होता है तब तक 9 महीने हो जाते हैं, और उसके बाद में बेबी की क्या होती है? डिलीवरी हो जाती है, और उस चीज को हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहा जाता है। तो 7th प्रोसेस ये है। अब देखिए
ये रिप्रोडक्टिव इवेंट है जो आपको ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। उसके बाद में स्पर्म जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा, उसको हम लोग इंसेमिनेशन कहेंगे। दूसरा प्रोसेस ये हो गया। तीसरा प्रोसेस स्पर्म और ओवम का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो ये क्या हो गया, तीसरा प्रोसेस हो गया। चौथा प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद में ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, तो फोर्थ प्रोसेस ये हो गया। फिफ्थ प्रोसेस ये है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद में क्या हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन होने लगेगा, तो फिफ्थ प्रोसेस ये हो गया। सिक्स्थ प्रोसेस क्या है, अब ये जो एम्ब्रियो है ये आपके यूटेराइन की वॉल से अटैच हो जाएगा, उसको इम्प्लांटेशन कहेंगे। सिक्स्थ प्रोसेस ये हो गया। सेवंथ प्रोसेस क्या होगा कि एम्ब्रियो जब यूटेरस की वॉल से जुड़ेगा उसके बाद में 9 महीने तक ह्यूमंस के अंदर उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जेस्टेशन कहेंगे। 8 नंबर का प्रोसेस क्या है, अब बेबी की डिलीवरी होगी, और जब बेबी की डिलीवरी होगी उसको हम लोग पार्चुरेशन कहेंगे। और 9th नंबर का प्रोसेस क्या है, लैक्टेशन, मतलब डिलीवरी के बाद में जो उसको मिल्क फीडिंग करवाने का फेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं जो आपको बेसिकली ह्यूमंस के अंदर देखने के वो मिलेंगे। चलिए और आगे अपन बात करते हैं। देखिए, You have learnt that these reproductive events occur after puberty। लेकिन ये जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट जो हमने देखे हैं ये सब प्यूबर्टी की एज जब आती है, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, उसके बाद में ये सारी चीजें होने लगती हैं। प्यूबर्टी आने के बाद में आपके शरीर में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। There are remarkable difference between the reproductive event in the male and in the female। मतलब एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव इवेंट और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट। मतलब जो पुरुष हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट अलग तरीके से होगा और जो महिला है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट अलग तरीके से होगा। किसी गर्ल्स के अंदर जो है आपको रिप्रोडक्टिव इवेंट अलग तरीके से देखने को मिलेगा और किसी बॉय के अंदर आपको रिप्रोडक्टिव इवेंट अलग तरीके से देखने को मिलेगा। एक हल्का सा क्या आता है, डिफरेंस आता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। चाहे कोई ओल्ड मैन है उसके अंदर भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन अगर मैं ओवम के फॉर्मेशन की बात करूं तो वो वुमेन के अंदर लगभग 50 ईयर की एज तक आते आते रुक जाता है। अरे इसका अगर मैं सीधा सा अगर आपको एक ही चीज में बताऊं तो आपको इतना याद रखना है कि जैसे मेल और जो फीमेल है उसके अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर मेल की बात करूं, किसकी बात करूं, मेल की, और यहाँ पर किसकी बात करूं, फीमेल की, तो इन दोनों में एक नॉर्मल डिफरेंस क्या है। नॉर्मल डिफरेंस ये है कि मेल में क्या होता है, एक एज आती है उस पर हम इसके अंदर प्यूबर्टी आती है। क्या आती है, प्यूबर्टी आती है। चलो और थोड़ा अच्छे से बताते हैं। मेल के अंदर देखिए स्पर्म फॉर्मेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। लेकिन ये स्पर्म बनती कब है, जब मेल के अंदर प्यूबर्टी आती है। जब प्यूबर्टी आएगी तब स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू होगा। लेकिन अब मेल जब ओल्ड एज का भी है, मतलब अगर वो चाहे उसकी ओल्ड एज हो गई है तब तक भी उसमें जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। मतलब शुरू कहां से होता है, प्यूबर्टी से, और चलता कहां तक है, ओल्ड एज तक चलता है। मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं फीमेल की, तो फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता। फीमेल जब यूटेरस के अंदर होती है तभी उसमें ओवम फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती हैं तभी उसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब वो गर्भ के अंदर होती हैं तभी उसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होने लग जाता है। लेकिन ये स्टॉप कब होता है, तो ये स्टॉप होता है मीनोपॉज आता है तब। और मीनोपॉज एक ऐसी उम्र होती है तब उसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है, जो कि समथिंग 45 या 50 ईयर की एज में होता है। ये आपको मैं समझाना चाह रहा था, या आपकी एनसीईआरटी आपको समझाना चाह रही है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि मेल के अंदर जब प्यूबर्टी आती है तब स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू होता है, जो कि उसके मरने तक चलता है। लेकिन फीमेल के अंदर जब उसका यूटेरस के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तभी ओवम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि मीनोपॉज की एज तक आके रुक जाता है। मतलब कंटिन्यू उसकी लाइफ तक नहीं चलता है। ये चीज आपको समझानी थी जो एनसीईआरटी बता रही थी। अब अपन एनसीईआरटी में एक एक सिस्टम को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए,
लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब हम लोग ह्यूमंस के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है उसके ऊपर एकदम डीपली अच्छे तरीके से हम अभी बात करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा क्या है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is located in the pelvis region। सबसे पहला पॉइंट ये कहां पाया जाता है, तो ये pelvis region पर पाया जाता है। कहां लोकेटेड होता है, pelvic region पर लोकेटेड होता है। It includes a pair of testes। इसमें क्या क्या होता है, तो टेस्टिस का एक पेयर होता है, मतलब 2 टेस्टिस होते हैं, along with accessory duct। इसके अंदर कुछ accessory duct पाई जाती है, कुछ accessory glands पाए जाते हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया पाया जाता है। ये 4 प्रकार की चीजें जब मिलती हैं तब मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। और ध्यान रखना कि टेस्टिस जो है उसका एक पेयर होता है, मतलब 2 टेस्टिस होते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स देखने को मिलती है, एक्सेसरी डक्ट देखने को मिलती है और एक्सटर्नल जेनिटलिया देखने को मिलती है। अब आपको बता दूं पेल्विक रीजन क्या होता है। तो ये कोई भी इंसान है, मान लीजिए ये कोई भी इंसान है, ये इसके हाथ पैर हो गए, तो इसका ये वाला जो रीजन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेल्विक रीजन कहेंगे। उसकी बॉडी का जो ये वाला रीजन होगा उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन कहते हैं। मतलब आपके कमर से जस्ट नीचे वाला पोर्शन, उसको हम लोग पेल्विक रीजन कहते हैं। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपन एक एक चीज पर बात करते हैं। टेस्टिस की अगर मैं बात करूं तो टेस्टिस क्या होता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में सिचुएटेड होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां सिचुएटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की ओर सिचुएटेड होता है, आउटसाइड सिचुएटेड होता है। एक पाउच के अंदर होता है और उस पाउच को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। उस पाउच को क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। अब इस स्क्रोटम से क्या होता है कि जो टेस्टिस है उसके अंदर लो टेम्परेचर रहता है। कितना लो रहता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टू द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहता है हमारे टेस्टिस के अंदर। और ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि स्क्रोटम नाम का एक पाउच पाया जाता है जो ऐसा करने में मदद करता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि टेस्टिस कहां होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की साइड में होता है। और बाहर की साइड में क्यों होता है, क्योंकि टेस्टिस को करना पड़ता है स्पर्म का फॉर्मेशन, और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए उसको हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उस बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम ऐसा करने में मदद करवाता है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसा क्यों जरूरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म का फॉर्मेशन करना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन एडल्ट्स। अगर मैं किसी एडल्ट पर्सन की बात करूं तो ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है, मतलब ओवल शेप का देखने को मिलता है, विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो विड्थ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। मतलब अगर टेस्टिस की चौड़ाई देखें तो 2 से 3 सेंटीमीटर होगी और अगर लंबाई देखें तो 4 से 5 सेंटीमीटर होगी और ओवल शेप का होता है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो होती है उसको एक डेंस यानी घनी कवरिंग के द्वारा कवर किया जाता है और उस कवरिंग का नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया गया है। Each testis has about 250 कंपार्टमेंट। हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। मतलब 2 टेस्टिस है तो कितने हो गए, 250 प्लस 250 500 कंपार्टमेंट हो गए। और इन कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मतलब ईच टेस्टिस, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस के अंदर टोटल 250 कंपार्टमेंट होते हैं और ये 250 कंपार्टमेंट क्या कहलाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहलाते हैं। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है, तो ये जरा ध्यान से समझिए। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक लोब्यूल जो होता है उसके अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं और ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं स्पर्म्स का प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। तो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं और उन टेस्टिकुलर
टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है और उन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। Each seminiferous tubule is lined on its inside by two type of cells। अब seminiferous tubule के अंदर भी दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया और एक होता है सर्टोली सेल्स। अब सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल्स जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे और एक होता है सर्टोली सेल्स। दो प्रकार के आपको सेल्स देखने को मिलेंगे। अब इन सेल्स का क्या काम है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। देखो द मेल जर्म सेल्स, अगर मैं मेल जर्म सेल्स की बात करूं, The male germ cells undergo meiotic division। ये जो मेल जर्म सेल्स है मतलब स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा मतलब मियोसिस करेगा और फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, और स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो बेसिकली स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है, स्पर्मेटोगोनिया करता है और स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग मेल जर्म सेल्स भी कह सकते हैं। और ये मेल जर्म सेल्स कहां पाया जाता है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाया जाता है। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल्स। तो सर ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, इस वाली सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, पोषण देते हैं। And the region outside the seminiferous tubule called interstitial space। और seminiferous tubule के बाहर वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, interstitial space के नाम से जानते हैं। और ये interstitial space क्या करता है, तो देखिए The region outside the seminiferous tubule is called as interstitial space and contain small blood vessels and interstitial cells। और ये interstitial cells जो होता है उसमें छोटी छोटी सी blood vessels पाई जाती हैं और interstitial cells पाए जाते हैं और इसी interstitial cells को हम लोग Leydig cells के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिक सी बात इतनी थी जो आपको समझ में आ गई। Leydig cell synthesis and secrete testicular hormone called androgen। जो Leydig cells होता है वो सिंथेसिस करता है और सीक्रेट करता है एक टेस्टिकुलर हार्मोन को और उस टेस्टिकुलर हार्मोन को कहा जाता है एंड्रोजन। एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। और कुछ दूसरे इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं जो भी पाए जाते हैं। तो अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू बताऊं कि क्या चल रहा है तो उसको आपको इतना समझना है केवल जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए ये है आपका टेस्टिस, इधर देखो इधर, ये है आपका टेस्टिस, ठीक है। इस टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होंगे और इन कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, ठीक है। ये ईच टेस्टिस के अंदर होंगे, मतलब हर एक टेस्टिस के अंदर आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये टेस्टिस है, इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट होंगे जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इसके अंदर 1 से 3 तक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। इस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल्स जिसको आप लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और एक होता है सर्टोली सेल्स। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और ये सर्टोली सेल क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। किसको, मेल जर्म सेल्स को। इसके आउटसाइड में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है और उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर लेडिक सेल्स पाए जाते हैं जिसको आप लोग इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये लेडिक सेल्स जो हैं टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का प्रोडक्शन करता है जिसको आप लोग टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको पूरी गणित आपको समझानी थी जो बेसिकली यहां से समझ में आ गई होगी कि ऐसा ऐसा होता है।
और ये स्पर्म फॉर्मेशन कैसे करती हैं? मियोसिस के द्वारा करती हैं। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस वाला डिवीजन होता है। तो ये बेसिक सी बात है। अगर मैं टेस्टिस के शेप की बात करूं तो ओवल शेप होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? विड्थ होती है, और 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ये एक पाउच के अंदर होता है, इस पाउच का नाम है स्क्रोटम, बहुत ही बढ़िया। और ये बॉडी के आउटसाइड होता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होता है, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होता है, क्योंकि इसको स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है। तो ये बेसिक सी बातें थी जो आपको मैंने टेस्टिस के बारे में बताई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब देखिए मेल एसेसरी डक्ट्स की बात करते हैं। टेस्टिस की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी एसेसरी डक्ट होती हैं। तो इसमें आती है रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। 4 प्रकार की टोटल मेल एसेसरी डक्ट होती हैं। ये भी पूछा जा सकता है, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ये 4 प्रकार की आपको क्या देखने को मिलती है? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट देखने को मिलती है। एंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा डिफरेंशिया। अब ये पूरा आपको जो पैराग्राफ है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से कई बार सवाल आ चुका है कि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, स्पर्म कैसे ट्रांसपोर्ट करती है। तो इससे कई प्रकार के सवाल आ चुके हैं। इस सवाल को आप जरा ध्यान से समझिएगा। देखो, अब देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो टेस्टिस के अंदर होती है, वो कहां ओपन होगी? वासा इफ्रेंशिया के अंदर ओपन होगी। अब थ्रू रेटेटेस्टिस, मतलब देखो सीधी सी बात है, ये आपकी क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या बनेगा? रेटेटेस्टिस बनेगा। ये रेटेटेस्टिस से क्या बनेगा? वासा इफ्रेंशिया बनेगा। ध्यान से समझना। अब द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। अब ये वासा इफ्रेंशिया कहां पर जाएगा? ये वासा इफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस के अंदर जाएगा, जो कि लोकेटेड होगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकता है कि एपिडिडाइमिस एंटीरियर सरफेस पर होती है या फिर पोस्टीरियर सरफेस पर होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहां होती है? हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर पाई जाती हैं। अब देखिए द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। अब ये एपिडिडाइमिस कहां जाएगा? वास डिफरेंस के ऊपर जाएगा, and that ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder। और ये क्या करेगी? जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ऊपर लूप करेगी। लूप का मतलब होता है ऐसे घूम के जाएगी, ठीक है। एंड इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। अब यहाँ पर एक सेमाइनल वेसिकल भी होता है जिसकी डक्ट भी इसके साथ में मिल जाएगी, ठीक है। और ये ओपन करेंगे यूरेथ्रा के अंदर इजैकुलेटरी डक्ट, और इस डक्ट को कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में चलने से आगे आ जाएगा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से फिर आपका स्पर्म आ जाएगा बाहर। तो ऐसे स्पर्म ट्रेवल करता है। कैसे? ऐसे, ठीक है। ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है इसके ऊपर आप लोग ट्रिपल स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि इससे कई बार कई बड़े बड़े सवाल आए गए हैं, कई बड़े बड़े एग्जाम में इससे सवाल पूछा गया है। These duct store and transport the sperm from testis। ये जितनी भी डक्ट है ये स्पर्म को स्टोर करके भी रखती है और स्पर्म का ट्रांसफर भी करवाती है। कहां तक? यूरेथ्रा के बाहर तक। एंड द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है एंड एक्सटेंड्स टू द पीनस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको हम लोग यूरेथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा देखिए, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करके जाएगी। सेमिनल वेसिकल का इंजेक्शन मिलेगा, दोनों जब मिलेंगे तो इजैकुलेटरी डक्ट बनेगी, फिर यूरेथ्रा में जाएगी और फिर यूरेथ्रल मीटस के द्वारा ये होता है पीनस, और यूरेथ्रल मीटस इसकी ओपनिंग, और यहां से स्पर्म क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो ये पूरा ट्रेवल आपसे पूछा जाता है। अब देखिए ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या है? डायग्रामेटिकल व्यू है। तो अगर आपको ये भी समझना है तो आप समझ लीजिए। ये है सर्टोली सेल्स, जिसको हम लोग
न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हैं। यह है स्पर्मेटोगोनिया जिसको मेल जर्म सेल्स कहा जाता है। इसके बाद है ये इंटरस्टिशियल सेल्स और यह है स्पर्मेटोजोआ। ये सेक्शनल व्यू है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब आ जाइए एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या कह रहा है। तो देखिए द पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन होता है? पीनस होता है, ठीक है, पेनिस होता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, और ये एक स्पेशल टिश्यू का बना हुआ है जो हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ द पीनस में। पीनस का जब इरेक्शन होता है तो उसमें ये टिश्यूज जो स्पेशल टिश्यूज होते हैं ये क्या करते हैं? मदद करते हैं ताकि ये फैसिलिटेट कर सके इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है जो स्पर्म है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर होगा। एंड द एनलार्ज एंड ऑफ पीनस, और पीनस के एंड पर एक एनलार्ज भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं? ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और ये कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, और उस स्किन के फोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं? फोर स्किन के नाम से जानते हैं। तो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन है? पीनस। इसमें स्पेशल टिश्यू होते हैं जो इसके इरेक्शन में हेल्प करते हैं ताकि इंसेमिनेशन हो सके। इस पीनस का एक एनलार्ज एंड होता है जिसको ग्लैंस पेनिस कहा जाता है, और ये ग्लैंस पेनिस एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है, और इसको हम लोग फोर स्किन के नाम से जानते हैं। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए मेल एसेसरी ग्लैंड्स पर। मेल के कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जिसके अंदर एक आता है सेमाइनल वेसिकल, पहला ग्लैंड, दूसरा आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा आता है बल्बो यूरेथ्रल जिसको आप लोग काउपर्स ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होते हैं, मतलब दो होते हैं। सेमाइनल वेसिकल भी पेयर्ड होते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड केवल एक होता है। सेमाइनल वेसिकल दो होंगे, बल्बो यूरेथ्रल दो होंगे, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड एक होगा, और ये तीन मिलकर क्या बनाते हैं? मेल एसेसरी ग्लैंड बनाते हैं। एंड द सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। इस ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है वो एक सेमाइनल प्लाज्मा को इकट्ठा करता है जिसके अंदर फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स पाए जाते हैं। फ्रुक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और कई सारे सर्टेन एंजाइम्स पाए जाते हैं। द सीक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है वो पेनिस के लुब्रिकेशन में भी मदद करता है। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हो चुका है। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शुरू करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं आपको बात करूं तो एक बार यहां से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए डायग्राम भी आपको एनसीईआरटी को बताने बहुत जरूरी है क्योंकि जो मेजर चीज है वो आपको जानना पड़ेगा ही। देखिए हाँ, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्रामेटिकल व्यू है जिसमें देखिए ये होता है यूरेटर। ये वाली जो लाइनिंग दिख रही है ये क्या है? यूरेटर है, बहुत बढ़िया। ये है सेमाइनल वेसिकल जो क्या होता है? ग्लैंड होता है। देखिए ये पाया जा रहा है, ये रहा सेमाइनल वेसिकल, और दूसरा सेमाइनल वेसिकल भी होता है। यूरिनरी ब्लैडर कौन सा है? ये येलो कलर का दिख रहा है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये वाला जो, एक सेकंड रुकना, ये आप जो येलो कलर का देख पा रहे हो ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर ये है वास्ट डिफरेंस देखो, फिर ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर ये है पीनस, फिर ये है यूरेथ्रा इसके अंदर, और इसका जो एनलार्ज पार्ट है वो है ग्लैंस पेनिस, और इसके ऊपर लूज फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको फोर स्किन कहा जाता है। ये है टेस्टिस। टेस्टिस एक पाउच के अंदर है जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। उसके अलावा ये इधर छोटे छोटे दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखने को मिल रहे हैं। ये पीछे वाला पोर्शन है एनस, उसके ऊपर रेक्टम पाया जाता है। ये इजैकुलेटरी डक्ट है जिसमें सेमाइनल वेसिकल पाया जाता है, और ये सब मिला के पूरा आपके क्या बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। दूसरा आपको ये डायग्राम बताता हूं। ये डायग्राम क्या है? देखिए ये भी अच्छा डायग्राम है। इसमें क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन दोनों टाइप से देख रहे हैं। देखिए ये है टेस्टिस, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है? ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर क्या पाया जा रहा है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर क्या है? रेटेटेस्टिस है। रेटेटेस्टिस से वासा डिफरेंशिया है। वासा डिफरेंशिया से एपिडिडर्मिस है। एपिडिडर्मिस से वास्ट डिफरेंस है, और वास्ट डिफरेंस क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करता है। क्या लूप करता है? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करेगा, फिर यहां से सेमाइनल वेसिकल के साथ में जुड़ के इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट कहां जाएगी? यूरेथ्रा के अंदर जाएगी, और यूरेथ्रा से फिर क्या होगा? ये बेटा जी यहां से चली जाएगी, फिर ग्लैंस पेनिस ये देखने को मिलेगा। ये फोर स्किन है, और इसको हम लोग यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, और यहां से आपकी स्पर्म फाइनली कहां
कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट हो गया और टेस्टिस हो गया। जो यूरेथ्रा होता है मेल का, वो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी होता है। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का मतलब ये है, यूरेथ्रा जो है वो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का मतलब ये है कि उससे यूरिन भी पास होगा और स्पर्म भी पास होगा, दोनों चीजें यूरेथ्रा से पास होती हैं, इसलिए उसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसके ऊपर हमारी बात चलेगी। अब देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हमारा मेल हो गया है, अब फीमेल वाला पोर्शन है। देखो, The female reproductive system consists of a pair of ovaries. Ovaries का एक जोड़ा होता है along with a pair of oviduct. Oviduct का भी एक जोड़ा होता है, यूटेरस होती है, सर्विक्स होती है, वेजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनिटलिया भी लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन के अंदर। सीधी सी बात है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहाँ पाया जाएगा, पेल्विक रीजन के अंदर पाया जाएगा। एंड दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम along with a pair of the mammary glands, और इन सब के साथ में एक मेमरी ग्लैंड्स का जोड़ा भी पाया जाता है। एंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। इसको ऐसे इंटीग्रेट किया जा सकता है कि ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरीके से क्या करता है, ओव्यूलेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करता है, फर्टिलाइजेशन को भी करता है, प्रेगनेंसी को भी करता है, बर्थ और चाइल्ड केयर को भी सपोर्ट करता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे ओवरी की। ये ओवरी क्या होती है, ओवरी का काम क्या होता है। ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, टेस्टिस होता है, और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, ओवरी होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब बेसिकली इतना सा है कि एक तो हार्मोन सीक्रेट करेंगे और एक आपके जो है हार्मोनल को कंटेन करेंगे। ओवरीज जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है और प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस। That produce the female gamete, और ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम दो है, एक तो है हार्मोन प्रोड्यूस करना और एक होता है गैमेट प्रोड्यूस करना। तो मेल के अंदर हार्मोन कौन है, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, और गैमेट कौन सा है, स्पर्म। फीमेल के अंदर हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और गैमेट कौन सा है, ओवम। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जिनको हम लोग ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन की हर एक साइड पर ओवरीज क्या होती हैं, लोकेटेड होती हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। हर एक ओवरी जो है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में लंबी होती है। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, और ये किससे कनेक्ट होती है, पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती है, और यूटेरस से भी किसी वॉल के द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा कनेक्ट होती हैं। बहुत ही बढ़िया। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। हर एक ओवरी जो होती है वो एक थिन एपिथेलियम के द्वारा कनेक्ट होती हैं, जो कि एनक्लोज करता है ओवेरियन स्ट्रोमा को। मतलब ओवरी के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा देखने को मिलता है। एंड द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। अब ओवरी के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होगा, और ये ओवेरियन स्ट्रोमा 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक होता है इनर मेडुला। एक कौन होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और एक होता है इनर मेडुला। ये पूरा क्या है, फीमेल, इसको थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा सही होने दीजिए। हाँ, अब सही हो गया है। डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर मैं फीमेल की बात करूं, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसका ये पूरा डायग्राम है। जैसे अगर इसकी बेसिक से अपन बात करें कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, तो अगर मैं ये बताऊं, ये यहां से समझिए आप लोग। देखिए, सर्विक्स के अंदर ये वाला पोर्शन है, उसके बाद में रेक्टम है, ये रेक्टम बैक साइड में आता है, ये वाला पोर्शन एनस है, ये जो आपको यहाँ पर मार्क कर दिया गया है। फिर ये है वेजाइनल ओरिफाइस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये सब यहाँ पर एरो है, वहां पर है यूरेथ्रा, प्यूबिक सिंपैसिस, यूरिनरी ब्लैडर और यूटेरस। ये सब चीजें कौन सी हैं कि सर ये यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, मेजोरा, वेजाइनल ओरिफाइस, प्यूबिक सिंपैसिस, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ डायग्राम बताया है, अब इन चीजों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ओवरी की बात हो चुकी है, अब हमारी नेक्स्ट बात होती है
ओविडक्ट के ऊपर। अब देखिए ओविडक्ट क्या है। ओविडक्ट को आप लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो ओविडक्ट को बेसिकली हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। यूटेरस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। फीमेल की कुछ एसेसरी डक्ट्स होती हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गई, यूटेरस हो गई, वेजाइना हो गई, ये सब मिला के क्या बनाएगी, फीमेल की कुछ एसेसरी डक्ट बनाएगी। एंड ईच फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। दो फैलोपियन ट्यूब होती है, मैं आपको क्लियर बता दूं फैलोपियन ट्यूब कितनी होती है, दो होती हैं। हर एक फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और एक्सटेंड करती हैं फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी। हर एक ओवरी का जो पेरिफेरल पोर्शन होता है वहां से चलती हैं यूटेरस तक जाती हैं। एंड द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज फनल शेप इनफंडिबुलम। अब फैलोपियन ट्यूब के तीन भाग होते हैं। पहला होता है इनफंडिबुलम, ये एक ऐसा पार्ट है जो ओवरी के सबसे क्लोज होता है और फनल शेप का होता है। दूसरा है द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस इनफंडिबुलम की जो किनारी होती है वहां पर ऐसा फिंगर लाइक इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीका। तो ये जो फिंगर्स आपको दिख रही है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिम्ब्रियाई कहेंगे। ये पाम वाला जो हिस्सा है ये क्या है, इनफंडिबुलम है, और इसकी जो एजेस है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बताती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फिम्ब्रियाई कहेंगे। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है। एंड विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम। और ये जो फिंगर्स हैं ये क्या करेगी, ओवम के कलेक्शन का मदद करेगी ओव्यूलेशन के बाद में। एंड द इनफंडिबुलम लीड टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का एक वाइडर पार्ट होता है, वहां तक ये इनफंडिबुलम चलता है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। तो दूसरा पार्ट कौन है, फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला है जो कि वाइडर होता है। और उसका लास्ट पार्ट है इस्थमस, जो कि क्या है, नैरो होता है ल्यूमेन, और ये यूटेरस से ज्वाइन हो जाता है। तो नैरो ल्यूमेन है जो कि यूटेरस नैरो ल्यूमेन है जो कि यूटेरस से क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अब बात करते हैं यूटेरस की। ये सिंगल होता है और इसके अंदर वॉर्म भी पाई जाती है। एक सेकंड आप रिवाइज करिएगा। हाँ, यूटेरस की बात करते हैं। यूटेरस सिंगल होता है और इसको हम लोग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं या फिर हिस्ट्रा के नाम से भी जानते हैं। द शेप ऑफ द यूटेरस इज एन लाइक एन इन्वर्टेड पियर। देखिए इन्वर्टेड पियर यानी उल्टा अनायास की तरह इसका शेप होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट। इसको जो है लिगामेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है ताकि ये पेल्विक वॉल से क्या हो सके, अटैच हो सके। द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना। जो यूटेरस है वो वेजाइना के अंदर ओपन होता है एक नैरो सर्विक्स के द्वारा। यूटेरस वेजाइना के अंदर ओपन होगा किसी नैरो सर्विक्स के द्वारा। बहुत ही बढ़िया। एंड द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल। और इस नैरो सर्विक्स की जो कैविटी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वाइकल कैनाल कहेंगे। विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। अब जब सर्वाइकल कैनाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपने इजैकुलेटेड डक्ट पढ़ा था और यहां पर आपको क्या पढ़ना है, बर्थ कैनाल। तो देखिए जब सर्वाइकल कैनाल, सीसी मतलब सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल दोनों मिल जाती हैं, तब ये फॉर्मेशन करती हैं बर्थ कैनाल का। तो बर्थ कैनाल कैसे बनती है, तो वो ध्यान रखना। जब सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलता है तब बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज 3 लेयर ऑफ द टिश्यू। यूटेरस की जो वॉल होती है उसमें यूटेरस की जो वॉल है उसके अंदर टिश्यू की 3 लेयर पाई जाती हैं। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। यूटेरस की जो वॉल है उसमें 3 लेयर की टिश्यू की 3 लेयर पाई जाती है। पहली होती है पेरीमेट्रियम जो कि सबसे बाहर वाली है, थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है। मिडिल वाली एक लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल की बनी हुई होती है जिसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं। और इनर वाली ग्लैंडुलर लेयर होती है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंड दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी। और ये क्या करती है, जो यूटेराइन कैविटी होती है उसको लाइन करती है। The endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle। ये जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर है ये क्या करती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल के अंदर तो इसके अंदर लगातार साइक्लिक चेंजेस आने लगते हैं। और ये क्या करती है, जो मायोमेट्रियम है ये एग्जिबिट करती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। मायोमेट्रियम का काम क्या है, जब डिलीवरी होती है किसी फीमेल की तब इसमें बहुत ही भयंकर तरीके का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो ये मायोमेट्रियम के द्वारा होता है। और जब किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल
साइकिल आती है तो उसके अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं, वो सब एंडोमेट्रियम के कारण होते हैं। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल का एक्सटर्नल जिनेटेलिया। अब देखिए फीमेल का एक्सटर्नल जिनेटेलिया क्या होता है। द फीमेल एक्सटर्नल जिनेटेलिया इंक्लूड, इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे पहली है मॉन्स प्यूबिस, दूसरी होती है लेबिया मेजोरा, तीसरी होती है लेबिया माइनोरा, एक होता है हाइमन, एक होता है क्लाइटोरिस। ये सारी चीजें मिलाकर फीमेल का एक्सटर्नल जिनेटेलिया बनता है। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस, ये सब मिलेगा तब फीमेल का एक्सटर्नल जिनेटेलिया बनेगा। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस की बात करूं तो इज अ कजन ऑफ फैटी टिश्यू, ये फैटी टिश्यू का जमाव है। कजन का मतलब है जमाव है, फैटी टिश्यू का जमाव होता है, इसको स्किन के द्वारा कवर किया जाता है और जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो इस मॉन्स प्यूबिस के ऊपर आते हैं। तो फैटी टिश्यू जब इकट्ठा होता है उसके ऊपर स्किन की एक कवरिंग होती है और उसके ऊपर आपको प्यूबिक हेयर देखने को मिलते हैं फीमेल्स के अंदर, तो वो मॉन्स प्यूबिस वाले रीजन कहलाते हैं। उसके बाद आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो है फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, टिश्यू का एक फ्लैशी फोल्ड होता है विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। ये क्या करता है, जो मॉन्स प्यूबिस होता है वहां से नीचे की ओर बढ़ता है और वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसको क्या करता है, सराउंड करता है, मतलब कवर करता है। उसके बाद में आता है लेबिया माइनोरा, ये पेयर्ड फोल्ड है, मतलब दो फोल्ड होते हैं टिश्यू के अंडर द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर ही टिश्यू के दो फोल्ड और होते हैं। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय पार्शियली अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। अब वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वो पार्शियली, मतलब फुल्ली, एक होता है फुल्ली, फुल्ली का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली, थोड़ी सी एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है और उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं हाइमन। ठीक है, हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइना की ओपनिंग को क्या करती है, कवर करती है। द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजोरा। जब दो लेबिया माइनोरा, जब दो लेबिया माइनोरा मिलते हैं वहां पर एक जंक्शन बनता है इस टाइप से। ये जो जंक्शन होता है यहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से कई बार सवाल आया हुआ है और जो हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स। देखिए जब पहला इंटरकोर्स होता है, जब पहली बार किसी के साथ में सेक्सुअल इंटरेक्शन होता है उस समय, जब फर्स्ट टाइम होगा तो उस समय फर्स्ट कोइटस के समय जो हाइमन होती है वो टूट जाती है, हाइमन जो है वो टॉर्न हो जाती है। हाउएवर, जबकि इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉइंट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी फीमेल की जो हाइमन है वो केवल फर्स्ट इंटरकोर्स के समय ही टूटेगी, उसके अलावा किसी दूसरी चीज से भी टूट सकती है। मतलब किसी, मान लीजिए उसको एकदम सडनली वो कहीं पर गिर गई तो उसकी वजह से उसकी हाइमन ब्रेक हो सकती है, या फिर जॉल्ट, क्या अचानक से उसको ऐसे गिरी और उसको कहीं झटका लग गया उसकी वजह से हाइमन टूट सकती है। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन, मान लीजिए वो वेजाइनल टैम्पॉन का बहुत ज्यादा यूज कर रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, या फिर वो किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में भाग ले रही है जैसे हॉर्स राइडिंग कर रही है, स्विमिंग कर रही है, साइकिलिंग कर रही है, तो भी उसका हाइमन टूट सकता है। In some women the hymen persists even after coitus, या फिर कुछ ऐसी वुमेन्स भी होती है जिसमें पहली बार इंटरकोर्स हो जाता है लेकिन उसके बाद भी हाइमन नहीं टूटती है, वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो कहने की बात ये है कि the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual importance। ये नीट के अंदर सवाल पूछा गया है तो लैब असिस्टेंट के अंदर भी 99.99% चांसेस है कि आ सकता है। और ये आपको याद रखना है कि किसी भी फीमेल के अंदर हाइमन का होना या ना होना ये इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि वो इंटरकोर्स कर चुकी हैं या वर्जिन है या नहीं है। वर्जिनिटी का हाइमन के होने से या फिर ना होने से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को आप क्लियर तरीके से ध्यान रखें, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। अब देखिए आपको मैं इसका डायग्राम बता देता हूं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम जिसको आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। देखो क्या है, सबसे पहले अगर मैं बताऊं ये होती है ओवरी, ये देखिए यूटेरस से भी जुड़ी हुई है और ये इधर फिम्ब्रियाई के साथ में भी जुड़ी हुई है। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। अब
ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फिम्ब्रियाई कह रहे हैं। फिर उसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इनफंडिबुलम कह रहे हैं। उसके ऊपर एक वाइडर पार्ट है जिसको क्या कह रहे हैं, एम्पुला। उसके ऊपर एक नैरो ल्यूमेन है जिसको इस्थमस कहा जा रहा है। और ये तीनों जब मिल जाएंगे तब क्या बनेगी, फैलोपियन ट्यूब, जिसको आप लोग ओविडक्ट भी कह सकते हैं। ऐसा का ऐसा इस साइड में भी देखने को मिलता है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है वो इधर भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये हो गया यूटेराइन फंडस और ये हो गई यूटेराइन कैविटी। अब तीन प्रकार के लेयर हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम मिडल थिक लेयर है, स्मूथ मसल से बनी हुई है, जो कि बेबी की डिलीवरी के समय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। और एंडोमेट्रियम जो होती है वो ग्लैंडुलर लेयर है, जो फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उसमें साइक्लिक चेंजेस करवाती है। और पेरीमेट्रियम जो है वो थिन होती है और आउटर वाली लेयर होती है। उसके बाद में ये है सर्विक्स, ये है सर्वाइकल कैनाल और ये है वेजाइना। जब सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिल जाते हैं तो ये बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां से समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा डायग्राम है जिसको अभी मैं एक पहले टॉपिक पढ़ा देता हूं, उसके बाद में समझाऊंगा। अभी टॉपिक ये है कि मेमोरी ग्लैंड क्या होता है। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो ध्यान से समझना। ये फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। देखिए जितनी भी फीमेल होती हैं उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है और ये उनका एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर गिना जाता है। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो पेयर्ड होता है, मतलब दो नंबर्स के अंदर होता है, इसीलिए उनको ब्रेस्ट भी कहा जाता है। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। मेमोरी ग्लैंड के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है। मतलब किसी फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स के जो अंदर ज्यादा फैट होगा, किसी फीमेल के मेमोरी ग्लैंड्स में कम फैट होगा। तो ये क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू of each breast is divided into 15 to 20 memory lobes। अब हर एक ब्रेस्ट, दो ब्रेस्ट होते हैं, ईच ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाएंगे एंड कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। और इस 15 से 20 मेमोरी लोब के अंदर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा, मतलब सेल्स का एक गुच्छा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क। और इस एल्वियोलाई के जो सेल्स होंगे, यानी कि ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, ये क्या सीक्रेट करेंगे, मिल्क को सीक्रेट करेंगे एंड which is stored in the cavities called lumen of alveoli। और वो alveoli की एक कैविटी के अंदर स्टोर रहता है और उस कैविटी को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। The alveoli open into mammary tubules। अब ये जो alveoli है ये मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर ओपन करेंगी और ये ट्यूब्यूल जो है हर एक लोब की एक मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करेगी। सेवरल मेमोरी डक्ट जो हैं वो ज्वाइन होती हैं और एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती हैं, जो कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा और ओपन होता है निप्पल के अंदर, और वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। और जब छोटा बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो वो निप्पल से करता है और इस निप्पल से फिर लैक्टिफेरस डक्ट जुड़ा हुआ होता है और यहाँ से मिल्क को क्या किया जाता है, सक किया जाता है। तो ये ऐसा प्रोसेस है। अब आपको ध्यान से समझना है कि मेमोरी ग्लैंड कैसा होता है। तो बेसिकली ऐसा होता है, ये है आपका ब्रेस्ट। ये बेसिकली क्या है, एक सेक्शनल व्यू है मेमोरी ग्लैंड का, जिसे आप ब्रेस्ट भी कह सकते हैं। देखिए ये रिब है, यानी आपकी पसलियां हैं, फीमेल की बात करो, ठीक है। मसल्स बिटवीन रिब्स, ये रिब्स के बीच की मसल्स हैं जिसको पेक्टोरेलिस मेजर मसल कहा जाता है। तो रिब्स के बीच एक मसल्स होती हैं जिसको पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये है एरियोला और ये है निप्पल। यहाँ से मिल्क को क्या किया जाता है, सक किया जाता है। उसके जस्ट पीछे लैक्टिफेरस डक्ट है, उसके पीछे एम्पुला है, फिर मेमोरी डक्ट है, मेमोरी एल्वेलस और मेमोरी लोब है। ये देखिए यहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन होता है, फिर बाहर निकलते 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 यहाँ आते आते यहाँ आते 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 फिर यहाँ से सक आउट होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर ये जो फैट है इसका वेरिएबल अमाउंट है, मतलब ये अमाउंट अलग अलग होता है। अब आ जाइए गैमेटोजेनेसिस पर। हमारे दो हिस्से कंप्लीटली हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अभी तो मैंने खाली बेसिक तरीके से समझाया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। एक ओवरव्यू बताया है, अभी आपको मेजर पॉइंट तो अभी आपको बताना बाकी है।
2 मिनट का आपका एक ब्रेक है, पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, या फिर किसी को रिवीजन करना है तो कर लीजिए, तब तक आपके 2 मिनट ब्रेक है। हेलो, आ गई आवाज? ठीक है, अब एक बार वापस जुड़ जाइए और अब हम शुरू करते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से समझिए। गैमेटोजेनेसिस की बात करूं तो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स। देखिए, मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? टेस्टिस। और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? ओवेरी। और वो दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। यानी टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा? टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, और जो ओवरी है वो किसको प्रोड्यूस करेगी? ओवम को करेगी रेस्पेक्टिवली, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और ये जिस प्रोसेस से इनको प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। जिस प्रोसेस से गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। अब देखिए, इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। ये एक प्रोसेस है, ये बिगिन होती है प्यूबर्टी के समय। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया मतलब मेल जर्म सेल्स, इसका सिंगुलर होता है स्पर्मेटोगोनियम। ये प्रेजेंट होता है ऑन इनसाइड द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हमने पहले ही पढ़ा है, एंड मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। और ये माइटोटिक डिवीजन करता है और ये फिर अपने नंबर्स के अंदर बढ़ जाता है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड होता है और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं हर एक स्पर्मेटोगोनियम के अंदर। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कुछ ऐसे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जिनको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट धीरे धीरे एक पीरियड वाइज मियोसिस करने लग जाते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो कि रिडक्शन डिवीजन होता है और फॉर्मेशन करता है 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स का। मतलब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेगा और जब पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर देगा तो इसमें 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा और उनको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए, विच हैव 23 क्रोमोसोम्स ईच। अब 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं तो 46 से एक 23 में आ गया, एक 23 क्रोमोसोम हो गया। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड मियोटिक डिवीजन। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? सेकंड मियोटिक डिवीजन करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स को। ठीक है, तो अब देखिए, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स? तो 23 क्या आधा कर दीजिए, वो हो जाएंगे। अब देखिए, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटिड जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है स्पर्मेटोजोआ के अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कहा जाता है। और इसका प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड स्पर्म्स बनाएगा स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा, ये ध्यान रखना। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। स्पर्म का जो हेड होगा वो सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड हो जाएगा, यानी कि धस जाएगा, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। और वो फाइनली सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को फाइनली क्या कहा जाएगा? स्पर्मिएशन कहा जाएगा। अब देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है ड्यू टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच। क्यों स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में? क्योंकि जो जीएनआरएच होता है उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। ये जब मैंने आपको हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, एंडोक्राइन सिस्टम वाला, उसके अंदर भी बताया था। एंड दिस, इफ यू रिकॉल, इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो ये जीएनआरएच क्या है? एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। एंड द
इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH, अब GnRH का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, देन एक्ट एज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये किस पर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा, एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन, और फिर 2 गोनेडोट्रोपिन का सिक्रेशन और करवाएगा, एक होगा ल्यूटिलाइनिन हार्मोन जिसको LH कहते हैं, और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH कहा जाता है। LH एक्ट करेगा लेडिक सेल्स पर और स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। अब ये जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लेडिक सेल्स पर एक्ट करेगा और एक्ट करने के बाद में ये सिंथेसाइज या फिर सिक्रेशन करवाएगा एंड्रोजन का, मतलब टेस्टोस्टेरोन का, एंड एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और यही एंड्रोजन फिर शुरू कर देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती हैं, और ये सर्टोली सेल्स फिर क्या स्टिमुलेट करेगी, सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स, किसी फैक्टर्स का सीक्रेशन करेगी स्टार्ट, ठीक है, सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर जो कि हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म, अब स्पर्म कैसे बनती है वो बता दिया, कौन सा हार्मोन किस तरीके से किस चीज पर एक्ट करता है और उससे कौन सा प्रोसेस होता है और प्रोसेस से कैसे स्पर्म बनती हैं वो आपको मैंने इस पैराग्राफ में बताया। अब स्पर्म का हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं स्पर्म को। इसमें एक होता है हेड, एक होता है नेक और एक होता है मिडल पीस और एक होता है टेल। हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की जितनी भी पूरी बॉडी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा एनवेलप होती है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, अब स्पर्म का जो हेड है उसमें इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है, एंड द एंटीरियर पोर्शन ऑफ व्हिच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो एंटीरियर पोर्शन होगा वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है और जिसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। बहुत ही बढ़िया। The acrosome is filled with enzymes that help fertilization of the ovum, ये जो एक्रोसोम है ये एक एंजाइम के द्वारा फिल्ड होगा और ये हेल्प करता है ओवम के फर्टिलाइजेशन में। The middle piece possesses numerous mitochondria, अब जो मिडल पीस होगा उसके अंदर कई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा and which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility, और ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा ताकि टेल का मूवमेंट हो और स्पर्म की मोटिलिटी बनी रहे, and essential for fertilization, स्पर्म की मोटिलिटी इसलिए जरूरी है, फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। The human male ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for normal fertility at least 60% sperms must have normal shape and size and at least 40% sperm of them must show vigorous motility, मतलब जब कोई मेल है ह्यूमन मेल वो इजैकुलेट करता है स्पर्म को तो उसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होती है एक बार में, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, और उसमें से जो 60% स्पर्म है उसका तो नॉर्मल शेप और साइज होता है और जो 40% स्पर्म है वो विगरस मोटिलिटी को शो करती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म दिया गया है कि स्पर्म ऐसा दिखता है, जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये स्पर्म की टेल है, इसके अंदर ये जो मिडल पीस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि स्विमिंग के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है, उसके ऊपर ये इसका हेड वाला पोर्शन है, हेड के अंदर कई सारी चीजें हैं जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका ये अपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है, और उसके बीच में ये हेड वाला है, ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होता है, कंटेन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको स्पर्म्स के अंदर ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ध्यान से। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्म कहां से रिलीज होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर रिलीज होती हैं, एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट। रिलीज कहां से होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होगी, ट्रांसपोर्ट कहां से होगी, एक्सेसरी डक्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगी, एंड सीक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म का मैच्योरेशन भी करना है और इसको मोटाइल भी बनाना है, तो उसके लिए एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट का जो सीक्रेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द सेमिनल प्लाज्मा along with the sperm constitute the semen, स्पर्म के साथ में जब सेमिनल प्लाज्मा मिल जाता है तो सीमेन कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पर्म के साथ में जब
सेमाइनल प्लाज्मा मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे। द फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। अब मेल एक्सेसरी ग्लैंड है या फिर मेल एक्सेसरी डक्ट है, उनके जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं मेंटेन होते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज oogenesis। अब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर ली कि स्पर्म का फॉर्मेशन मेल के अंदर कैसे होता है, उसके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन कैसे होगा, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं oogenesis। स्पर्म बनना स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम बनना oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis। oogenesis कई तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होता है। oogenesis is initiated during the embryonic development stage। oogenesis जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब आप गर्भ के अंदर ही होती है कोई लड़की, तभी उसका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। When a couple of million of gamete mother cells oogonia are formed, उस समय oogonia का फॉर्मेशन होता है each fetal ovary के अंदर। No more oogonia are formed and added after birth। बर्थ से पहले जितने oogonia होने चाहिए उतने हो जाते हैं, बर्थ होने के बाद में कोई भी oogonia ना तो बनता है ना एक्स्ट्रा ऐड होता है। And these cells start division and enter into prophase first। उसके बाद में क्या होता है, ये सेल डिवीजन के अंदर आ जाते हैं और प्रोफेज फर्स्ट करना शुरू करते हैं, म्यूटिक डिवीजन करते हैं और टेम्परली अरेस्ट हो जाते हैं एट दैट स्टेज, और उसको हम लोग प्राइमरी oocyte कहते हैं। हर एक प्राइमरी oocyte सराउंड होता है एक लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से, और उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल क्या है, एक ग्रेनुलोसा सेल की लेयर होती है। A large number of these follicle, इस फॉलिकल की बड़ी संख्या डीजेनरेट होती है ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लगाकर प्यूबर्टी के बीच में ही बड़ी संख्या में ये सारे फॉलिकल्स तो डीजेनरेट हो जाते हैं। Therefore at puberty only 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। इसलिए जब बर्थ मतलब प्यूबर्टी आती है उस समय ओवरी के अंदर केवल 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं, उसके अलावा तो प्राइमरी फॉलिकल्स बचते ही नहीं हैं ओवरी के अंदर। The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cells। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये ग्रेनुलोसा सेल्स की बहुत सारी लेयर से भी क्या होती हैं, सराउंडेड होती हैं। एंड न्यू थीका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स, और एक नया थीका बनाती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स के नाम से भी जानते हैं। The secondary follicle soon transform into tertiary follicle। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं ये बहुत ही जल्द टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। और इसको एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है जिसका नाम क्या है, एंट्रम है। The theca layer is organized into an inner theca interna। अब ये जो थीका लेयर है ये एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज होती है इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। इनर वाला थीका इंटरना कहलाएगा और आउटर वाला थीका एक्सटर्ना कहलाएगा। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। और ये एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte टर्शियरी फॉलिकल के अंदर अपनी साइज बढ़ाती है और अपना पहला म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करती हैं। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन। ये एक अनइक्वल डिवीजन है जिसका रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, जिसकी वजह से एक बड़ा लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। एक तो सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। अब देखिए, द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्मा ऑफ द प्राइमरी। अब जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर एक न्यूट्रिएंट का बल्क होता है, मतलब भारी भरकम न्यूट्रिएंट्स होते हैं साइटोप्लाज्मा के अंदर प्राइमरी oocyte। कैन यू थिंक एनी एडवांटेज फॉर दिस? Thus the first polar body born out of first meiotic division। अब ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये फर्स्ट meiotic डिवीजन से ही बनी है एंड डिवाइड फर्दर और डीजेनरेट। क्या ये और डिवाइड करेगी या फिर डीजेनरेट करेगी? एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट, लेकिन अभी तक हम इसके बारे में कोई भी श्योर नहीं कह सकते। द टर्शियरी फॉलिकल, अब अगर मैं टर्शियरी फॉलिकल्स की बात करूं तो द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल हैं ये आगे और चेंज होते हैं और
ग्रेफियन फॉलिकल्स बनाते हैं। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलिस्टुडा। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये एक नई मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है जिसको हम लोग जोना पेलिस्टुडा कहते हैं और ये इसको क्या करती है, सराउंड करती है। द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। अब ग्रेफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। रप्चर का मतलब है टूट जाएगा और टूटने के बाद में सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम को रिलीज करेगा फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। मतलब ओवरी से ओवम आएगा, एक प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन, उसके द्वारा। और ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है। ये होती है ओवरी। देखिए ये आपका क्या है, डायग्रामेटिक सेक्शन है ओवरी का, ध्यान से समझिए। ये है प्राइमरी फॉलिकल, ये है सेकेंडरी oocyte, ये है ब्लड वेसल्स जो आपको दिख रही है, ये है टर्शियरी फॉलिकल जो कि एंट्रम बता रही है, ये होते हैं ग्राफियन फॉलिकल जो सबसे ज्यादा मैच्योर होते हैं, और ये होता है कॉर्पस ल्यूटेम। ये एक ओवरी का पूरा कंप्लीट तरीके से क्या है, सेक्शनल व्यूज है। अब अगर यहाँ से ध्यान से समझिए तो यहाँ से भी आपको समझ में आ सकता है। देखिए सबसे पहले अगर प्यूबर्टी की बात करूं, ये तो है मेल के अंदर, ठीक है, और ये किसके अंदर है, फीमेल के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। अब देखिए मेल के अंदर मैं बात करूं तो मेल के अंदर क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है जो कि मियोटिस करेगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, सेकंड स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी, स्पर्मेटरी बनाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा और स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। ठीक है, इसमें oogonia है, ये माइटोसिस का डिफरेंशिएशन करेगा और प्राइमरी oocyte बनाएगा। फिर इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगी और सेकेंडरी oocyte बनेगा और फिर ओवम निकलेगा। यहाँ से एक सेकेंडरी पोलर बॉडी निकलेगी और यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी भी साथ में निकलती है। ये सारा काम फीटल लाइफ में हो जाता है और ये बर्थ या चाइल्डहुड की प्यूबर्टी में होता है, फिर ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव एज में देखने को मिलता है। तो ये पहला, ये वाला जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस है और ये बी वाला क्या है, oogenesis है, जो आपको याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर अब हमारी बात होगी। देखिए मेजर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब थोड़ा सा और बचा है, थोड़ी और हिम्मत रखिए, थोड़ा और साथ दीजिए और अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से होता है। तो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, जैसे कि मंकी, एप या ह्यूमन बीइंग, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, तो ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल प्राइमेट्स के अंदर होती है, चाहे मंकी हो, एप्स हो या ह्यूमन बीइंग्स की फीमेल हो, उन सब के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड एज मीनार्क। पहला मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी के समय आता है, मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी के समय आता है, पहला मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी के समय आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीनार्क कहते हैं। एंड इन ह्यूमन फीमेल्स, अगर मैं ह्यूमन के फीमेल की बात करूं तो मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। मेंस्ट्रुएशन जो होता है, अगर मैं ह्यूमन फीमेल्स की बात करूं तो मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है लगभग 28 और 29 दिन के बाद में, एक इंटरवल होता है 28 to 29 डेज, उसके बाद में रिपीट होता है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन menstruation in the next month is called as menstrual cycle। पहला menstruation से दूसरा menstrual cycle के आने के बीच में जो साइकिल होती है उसको menstrual cycle कहा जाता है। One ovum is released during the middle, एक ओवम रिलीज होता है कब, during the middle of each menstrual cycle। हर एक menstrual cycle के बीच में ओव्यूलेशन होता है और एक ओवम रिलीज होता है। The major event of the menstrual cycle are shown in figure 2.9। The cycle starts with the menstrual phase। अब ये जो साइकिल है ये menstrual phase से शुरू होती है, when menstrual flow occurs and at least it lasts for 3 to 5 days। देखिए menstrual phase जब शुरू होता है ना तो menstrual flow होने लगता है, जो कि किसी का 3 दिन होता है, किसी का 4 दिन होता है, किसी का 5 दिन होता है। फीमेल के अंदर menstrual flow सबका अलग होता है, जिससे बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। एंड द menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus। और जो आपकी बॉडी से जो ब्लड निकलता है, मतलब जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है तब उसके किसी के 3 दिन के पीरियड्स आते हैं, किसी के 4 दिन के आते हैं, किसी के 5 दिन के आते हैं, तो उसके जब पीरियड्स आते हैं फीमेल के तब उसकी बॉडी से क्या होता है, ब्लड लॉस होता है और वो ब्लड एक म्यूकस टाइप में होता है और वो एक्चुअल में क्या है, वो एक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है। यूटेरस की वॉल जब टूट जाती है तो वो सारा माल उससे निकलता है।
and its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina, और इसकी blood vessels वगैरह मिलकर एक लिक्विड बनाती हैं जो फीमेल के वेजाइना से बाहर निकलता है। ठीक है, menstruation only occurs if the released ovum is not fertilization, लेकिन menstruation केवल उसी कंडीशन में होगा कि देखिए हर महीने ओवम निकलता है, हर महीने का एक ओवम निकलता है। अब उस ओवम का मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो menstruation होगा, मतलब अगर पीरियड आ रहे हैं मतलब उस फीमेल को फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अब मान लीजिए पीरियड आना बंद हो गए या फिर पीरियड आना कम हो गए तो वो एक इंडिकेशन है कि शायद अब फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। हाउएवर इट में आल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइनिंग कॉजेस, या फिर कभी-कभी पीरियड थोड़े से डिले हो जाते हैं, कभी-कभी थोड़े डेट से बाद में भी आते हैं, 4-5 दिन डिले हो जाते हैं, लेकिन उसका कारण कुछ और भी होता है। जैसे अगर फीमेल ज्यादा स्ट्रेस ले रही है तो उसको पीरियड थोड़े लेट आ जाएंगे, या फिर उसकी हेल्थ पुअर है, मतलब वो कमजोर है उसका शरीर, उसको शरीर में कमजोरी हो गई है तो उसके पीरियड थोड़े डिले हो सकते हैं। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो फॉलिकुलर फेज के द्वारा फॉलो होता है। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के समय द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्रामीन फॉलिकल। ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो ग्रो होता है और एक फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, और साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम होती है यूटेरस की वो रीजनरेट होती हैं प्रोलिफेरेशन के द्वारा। And these change in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormone, और ये changes pituitary और ovarian hormone के changes भी बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है The secretion of gonadotropin यानी कि LH और FSH increases gradually during the follicular phase। follicular phase में जो gonadotropin का secretion होता है LH और FSH हार्मोन का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है धीरे धीरे और स्टिमुलेट करता है follicular डेवलपमेंट को। किसको डेवलपमेंट को? follicular डेवलपमेंट को। as well as secretion of estrogen, और एस्ट्रोजन के secretion को भी स्टिमुलेट करता है by the growing follicles। both LH और FSH अटेंड करते हैं एक पीक लेवल साइकिल के मिडल में जो लगभग 14वें दिन आता है, और रैपिड सिक्रेशन होता है LH का, जिसकी वजह से मैक्सिमम लेवल आता है मिड साइकिल में जिसको LH सर्ज कहते हैं, और ये रप्चर करता है ग्रेफियन फॉलिकल को और इससे ओवम रिलीज होता है ओव्यूलेशन। मतलब जैसे 28 दिन की किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो जो 14वां दिन होगा उस समय उसका LH का सर्ज आएगा और उसमें ग्रेफियन फॉलिकल टूट जाएगा और वहां से ओवम का रिलीज होगा। तो ओव्यूलेशन कहां होगा? 14वें दिन होगा। द ओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेटरी फेज कहलाएगा। ये ल्यूटल फेज के द्वारा फॉलो होता है, जिसके अंदर रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं ग्रामीण फॉलिकल्स के वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सीक्रेट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को, जो कि एसेंशियल होता है एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए, और ये एंडोमेट्रियम नेसेसरी होती है फर्टिलाइज तो ओवम को इम्प्लांट करने के लिए और प्रेगनेंसी के अदर इवेंट्स के लिए। जब प्रेगनेंसी होती है तो जितने भी इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो रुक जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मान लीजिए अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो टूट जाएगा और इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है एंडोमेट्रियम का और मेंस्ट्रुएशन होती है और एक नई साइकिल वापस से शुरू हो जाती है। और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लगभग 50 साल की एज तक चलती है फीमेल के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं मीनोपॉज। मीनार्क से तो शुरू होती है, मतलब प्यूबर्टी से शुरू होती है, और मीनोपॉज पर रुकती है, मतलब 50 साल की एज तक रुक जाती है। साइकिल menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between menarche and menopause। बहुत ही बढ़िया। तो ये आपको menstrual hygiene मेंटेन करने के बारे में ज्ञान है कि मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी फीमेल को पीरियड्स आते हैं तो बेटा उसको जो है हाइजीन मेंटेन करना है और प्रॉपर सैनिटेशन भी करना है। एक बात एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, उसको रेगुलरली बात करना है और खुद को पूरी तरीके से क्लियर रखना है। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स, उसको सैनिटरी नैपकिन्स का यूज करना है। होममेड जो पैड आते हैं उनका उसको पीरियड के समय यूज करना है। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। अब आपने जो पैड लगा रखा है उसको 4 से 5 घंटे में हर बार बदलना है, और उससे पहले भी बदल सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा ब्लड निकल रहा है उसके आधार पर। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपर्ली रैपिंग इट एज ए यूज्ड पेपर। अब जो नैपकिन्स आपने यूज कर लिया है उसको प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, पेपर
पेपर में लपेट के व्रैप करके सही तरीके से उसको डिस्पोज करना है। डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन्स इन द ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट और इन द ओपन एरिया। ऐसे नैपकिन्स को आपको ओपन एरिया में नहीं फेंकना है। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड विद सॉप। और जब आप नैपकिन्स को वापस डिस्पोज करते हैं तो उसके बाद में अपने हाथ वगैरह को क्लीनली धोए। तो ये भी आपको एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए इंडिकेशन था। ठीक है, अब हमारा क्या पॉइंट है ये देखिए। अब हमारा पॉइंट है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन कैसे होता है, ये ध्यान से समझिए। देखो, सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारे चैप्टर का, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और इम्प्लांटेशन कैसे होता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन यानी कि कोइटस, सीमन इज रिलीज बाय द पीनस। जब आपका कॉपुलेशन होगा तो पीनस से क्या होगा, सीमन रिलीज होगा इसके अंदर, वेजाइना के अंदर। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। स्पर्म क्या होती है, मोटाइल होती है, मतलब वो फ्लो करती है, तो वो रैपिडली बहुत ही फास्ट तरीके से स्विम करेगी, पास थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर पास होगी और यूटेरस में एंटर हो जाएगी। फाइनली एम्पुलरी रीजन पर जाती हैं, फैलोपियन ट्यूब में, और जो ओवम है वो ओवरी से रिलीज होती हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेड होती है एम्पुलरी रीजन में, और यहाँ पर क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मतलब ओवम और यहाँ से स्पर्म आई है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले रीजन में मिलती हैं और वहां पर फर्टिलाइजेशन करती हैं। फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। लेकिन फर्टिलाइजेशन केवल तभी होगा जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली रिलीज हुए हैं, एक ही समय पर रिलीज हुए हैं टू द एम्पुलरी रीजन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कोपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी। और यही कारण है कि जितनी भी बार आप कोपुलेशन करते हैं तो सारी बार आप फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। केवल फीमेल प्रेग्नेंट तभी होगी जब उसका ओवम भी उसी समय आ रहा है एम्पुला के पास में, और इधर मेल का स्पर्म भी उसी समय एम्पुला के पास में आ रहा है और उनका साथ में फ्यूजन हो रहा है, तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां तक भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो ध्यान से समझिए। The process of fusion of a sperm with an ovum is called as fertilization। अब देखिए एक प्रोसेस है जिसकी मैं बात करता हूँ, ये प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म का ओवम के साथ में फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद जोना पेलिसुडा लेयर। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म किसी कांटेक्ट में आती है जिसको हम लोग जोना पेलिसुडा लेयर कहते हैं ओवम की, एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के अंदर क्या करती है, चेंज को इंड्यूस करती है और ये ब्लॉक करती है एडिशनल स्पर्म की एंट्री को। Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum। और इससे ये एंश्योर होता है कि केवल एक ओवम, एक स्पर्म में क्या करती है, ओवम को फर्टिलाइज कर सकती हैं। द सीक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्मा। अब जो साइटोप्लाज्मा के अंदर स्पर्म एंटर करेगी उसमें केवल और केवल एक्रोसोम मदद करेगा ओवम में, और थ्रू द जोना पेलिसुडा, और वो कहां से आती है, जोना पेलिसुडा के अंदर आने को मिल जाती हैं, एंड द प्लाज्मा, और प्लाज्मा में आने को देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा लोड होने दीजिए, ये तब तक आप देख लीजिए। ये आपकी स्पर्म है, ये वाले लेयर कौन सी है, ये वाले लेयर है स्पर्म। ये जैसे ही स्पर्म आई ये क्या है, ओवम है। अब ये क्या है, कोरोना रेडिएटा वाले सेल्स है, ये कोरोना रेडिएटा वाले सेल्स है, और ये क्या है, जोना पेलिसुडा है, और ये है पेरीविटेलाइन स्पेस। इसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि क्या है बात। ये वाला पेज क्यों डाउन हो रहा है, अच्छा ये वाला देख लेंगे, उससे पहले ये वाला देख लेंगे। ठीक है, ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड एज मोरूला। ब्लास्टोमियर को क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है। द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस। मोरूला कंटिन्यू डिवाइड करता है और ब्लास्टोसिस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस, और ये क्या करेगा, यूटेरस के अंदर बहुत ही फर्दर तरीके से मूव करता है। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर होता है, वो अरेंज हो जाता है एक आउटर लेयर में, और उसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट।
और एक इनर ग्रुप होता है सेल्स का जो अटैच होता है ट्रोफोब्लास्ट से, जिसको हम लोग इनर सेल मास कहते हैं। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, और जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी और इनर सेल मास से क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, एंड गेट डिफरेंशिएटेड एज एन एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो के अंदर क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी। आफ्टर अटैचमेंट, जैसे ही अटैचमेंट हो गया उसके बाद में द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली, यूटेराइन के जो सेल्स है वो रैपिडली डिवाइड करेंगे और कवर करेंगे ब्लास्टोसिस्ट को। इसका रिजल्ट ये होगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड हो जाएगी एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस में, और इसको हम लोग इम्प्लांटेशन या फिर प्रेगनेंसी का रोल कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको देख लीजिए, ये अभी तक आया नहीं है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि प्रेगनेंसी या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसको कहा जाता है। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है ट्रोफोब्लास्ट पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोनिक विलाई कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोनिक विलाई के नाम से जानते हैं। एंड विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू, जो कि यूटेराइन टिश्यू से सराउंड होता है, एंड मैटरनल ब्लड के द्वारा होता है। द क्रोनिक विलाई and uterine tissue become इंटरडिजिटेटेड विद, जो क्रोनिक विलाई है और जो मैटरनल ब्लड है वो इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, और जॉइंटली फॉर्म करते हैं एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस एंड मैटरनल ब्लड, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो डेवलपिंग फीटस और जो एम्ब्रियो है उसके अंदर बनता है। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, प्लेसेंटा क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को क्या करवाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करवाता है, और कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको भी क्या करवाता है, रिमूव करवाता है, और प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियो के द्वारा। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड, जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो के द्वारा कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और फॉर्म करता है एम्ब्रियो को। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, जो प्लेसेंटा होता है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी हेल्प करता है और प्रोड्यूस करता है सेवरल हार्मोन्स, जैसे कि ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, एक होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस जिसको HPL कहा जाता है, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की लेटर फेज में एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं रिलैक्सिन, वो भी सीक्रेट होता है ओवरी के द्वारा। अब अपन एक और पॉइंट देखते हैं जो आपके आगे आ रहा है, देखिए let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। ये तीनों हार्मोन HCG, HPL और relaxin ये केवल फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के समय ही होंगे, एंड इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स ऑफ द मैटरनल ब्लड। प्रेगनेंसी के समय कुछ अदर हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सब इंक्रीज करेंगे सेवरल फोल्ड्स ऑफ द मैटरनल ब्लड को, and increased production of these hormone is essential for supporting the fetal growth। और इस हार्मोन का जो इंक्रीज प्रोडक्शन होता है वो फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करता है मेटाबॉलिक चेंजेस में और मदर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद में द इनर सेल मास जो होता है एम्ब्रियो का वो डिफरेंशिएट हो जाता है, और डिफरेंशिएट होता है किसमें, एक आउटर लेयर में जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, जिसको क्या कहा जाता है, एक्टोडर्म, और एक इनर लेयर होती है जिसको कहा जाता है एंडोडर्म। जो मेसोडर्म है वो अपीयर हो जाती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, और इन तीन लेयर से क्या होते हैं, सारे टिश्यू ऑर्गन्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के द्वारा। इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। ये जो इनर सेल मास होता है उसमें कई प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं, और ये क्या करते हैं, पोटेंशियल होती है इसमें एक सारे टिश्यू या ऑर्गन्स को बनाने की। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स, ये इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन के अंदर जो फीमेल होती है वो जेस्टेशन पीरियड 9 महीने का शो करती है। एंड डू यू नो हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स एंड ऑर्किड। आप गूगल पे सर्च करना कि डॉग के अंदर प्रेगनेंसी का जेस्टेशन पीरियड, एलिफेंट के अंदर और कैट्स के अंदर भी कितना होता है। इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी जेस्टेशन पीरियड की बात करूं तो जब 1 मंथ हो जाता है तो उसके बाद में एम्ब्रियो का
हार्ट बनने लग जाता है। ये पहला साइन है ग्रोइंग फीटस का, जो कि नोटिस होता है और लिसनिंग करता है हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। मतलब जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो पहले महीने के बाद में उसका जो एम्ब्रियो है उसके अंदर सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब दूसरा महीना जब खत्म होगा तो फीटस के लिम्स बन जाते हैं और डिजिट्स आ जाती हैं। अब 12 हफ्ते हो जाते हैं, यानी कि पहला ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, जैसे कि लिम्स बन गए, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स बन गए, ये सब डेवलप हो जाते हैं पहले ट्राइमेस्टर में। फिर द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर आर हैड यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5वें महीने में क्या होता है, बॉडी पर हेयर के डेवलपमेंट आने शुरू हो जाते हैं एंड बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर जब खत्म होता है तो जो बॉडी होती है वो फाइन हेयर से कवर्ड हो जाती है, आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं, आईलैशेस आ जाते हैं और 9 मंथ्स पूरे हो जाने पर प्रेगनेंसी हो जाती है और फीटस फुली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। तो ये 3 ट्राइमेस्टर में किस किस चीजों का डेवलपमेंट होता है उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं कि पार्चुरेशन और लैक्टेशन क्या होता है। अरे एक सेकंड, लास्ट टॉपिक बचा है और ये पता नहीं कैसे गायब हो गया। इसको मेरे को लग रहा है आपकी तरह इसको भी नींद आ रही है। बाकी ये लास्ट है, फिर उसके बाद में हमारा हो जाएगा पार्चुरेशन और लैक्टेशन। अब हमारे देखिए जेस्टेशन पीरियड भी पूरा हो चुका है। अब जेस्टेशन पीरियड के बाद में लास्ट में हम ये देख रहे हैं कि किसी बेबी का पार्चुरेशन यानी डिलीवरी कैसे होगी और लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग वाला पीरियड कैसा होगा। तो बस ये चल जाए। यहां पर चल रहे थे, देखो पार्चुरेशन और लैक्टेशन क्या होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। फीमेल की जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो 9 मंथ होता है, जिसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस के अंदर प्रेगनेंसी के एंड में, जिसकी वजह से डिलीवरी हो जाती है फीटस की, और इस प्रोसेस को फीटस की डिलीवरी कहा जाता है, चाइल्ड बर्थ कहा जाता है, और इसी प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन इंड्यूस होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा। ये सिग्नल्स देता है, पार्चुरेशन ओरिजिनेट होता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस से, और जो प्लेसेंटा है वो इंड्यूस करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन कहा जाता है, और ये ट्रिगर्स करता है ऑक्सीटोसिन के रिलीज को मैटरनल पिट्यूटरी में। ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूटेराइन मसल्स को और एक स्ट्रांग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तब अपन कहते हैं कि लेबर पेन होने लग गया है, व्हिच कैन स्टिमुलेट फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्स होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करता है कंटिन्यूस, जिसका रिजल्ट होता है स्ट्रांग और स्ट्रांग बहुत ही ज्यादा से ज्यादा दर्द होने लगता है, और इसकी वजह से क्या होता है बेबी का एक्सप्रेशन होता है यूटेरस बर्थ कैनाल से द्वारा और पार्चुरेशन होता है। Soon after the infant of delivery the placenta is expelled out of the uterus। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ऑक्सीटोसिन भयंकर तरीके से रिलीज होता है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और उसकी वजह से बेबी की डिलीवरी होने लग जाती है। अब डिलीवरी के बाद में लैक्टेशन पीरियड आता है, जिसके अंदर क्या होता है कि द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल के जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वो डिफरेंशिएशन करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर और स्टार्ट करते हैं मिल्क की प्रोड्यूसिंग प्रेगनेंसी के अंदर, और इस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। ये हेल्प करता है मदर की फीडिंग में, तो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें, और द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉम, जो कंटेन करता है कई सारी एंटीबॉडीज जो कि एसेंशियल होती हैं डेवलप न्यू बॉर्न बेबीज के लिए, और ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इंफेंट ग्रोथ करती हैं डॉक्टर्स के द्वारा और एक हेल्दी बेबी को बनाती हैं। तो आपके लिए मिल्क फीडिंग होना भी बहुत ही जरूरी है। तो इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है ये आप ऐसे बनते हैं, ये देख लीजिए कि फीटस के अंदर आप ऐसे होते हैं और बड़े हो जाते हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपके हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था वो आज हमारे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पार्चुरेशन और लैक्टेशन क्या होता है, ये सारी बातें, इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हमने समझे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इन सब के लिए हमने बात की। तो आप लोग यहाँ तक आए, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इतनी लंबी क्लास थी, इसको आपने अटेंड किया और साथ साथ में आपने एनसीईआरटी को भी पढ़े रखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने यहाँ तक हमारा
साथ दिया। अब मैं आपको जाते जाते एक आध लाइन सुना देता हूँ और उसके बाद में हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। अब आपको जाते जाते एक आधी लाइन को सुनाई देते हैं, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। चलो जाते जाते एक लाइन सुना देते हैं और उसके बाद में हम हमारे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हो एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। तो बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट एंड यू कैन अचीव इट। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बाय बाय।